हेलो एवरीवन। वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम देखेंगे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या प्रोसेसेस थी। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे आज की क्लास में। ये हमारी सेकंड क्लास है। और देखिए, ये जो सीरीज़ है इसमें जो है अरिहंत की जो बुक है, जो एनसीईआरटी नोट्स हैं उन्हें मैं कवर करा रहा हूँ। एनसीईआरटी नोट्स अरिहंत की जो बुक आती है उसे कवर करा रहा हूँ। तो हमारी ये सेकंड क्लास है। तो जो बच्चे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, तो उन सब के लिए ये जो क्लासेस हैं मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको घटना चक्र के जो बुक्स हैं वो देखनी है तो वो भी मैंने कवर करा रखी हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की। तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं अब पीवाईक्यू की सीरीज़ लेके आऊँगा। आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो वो सीरीज़ भी आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। जितने भी जी के जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे सारे मैं करा दूंगा। और उसके अलावा अब आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके भी जितने आपके जो है क्वेश्चंस हुए हैं प्री और मेंस में जी के जीएस के, वो सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। ठीक है भाई। और जो अभी रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ है फेज़ 13 का और स्टेनो का, उसके भी जितने क्वेश्चन हैं वो सारे करा दूंगा। तो आप टेंशन ना लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। ठीक है। और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ रखा है तो ये डेफिनेटली अच्छी बुक है, आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कॉपीराइट अरिहंत वालों का है। यहाँ पे केवल स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो बाइलिंगुअल हमारी जो क्लास है वो बाइलिंगुअल रहेगी। तो देख लेते हैं। चैप्टर 2 है, चैप्टर फर्स्ट मैंने करा दिया है, आप वो देख लें। वो क्लास लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल पे देख लें। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए। जितनी भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है भाई। तो जो नए बच्चे थे उनके लिए बताना है, पुराने बच्चों को सीधा भाई यहाँ पे आ जाए करें जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखिए, सोर्सेज दे रखे हैं इस बुक में कि इन एनसीईआरटी से ये जो चैप्टर है ये लिया गया है, इस बात को आप खासकर ध्यान रखें। तो एनसीईआरटी से इसमें 6 to 12 क्लास तक कवर है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिट, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा भाई इस वाली पीडीएफ पे, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, समझनी है हमें चीज़ें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी कंट्री का, उसमें रिटर्न रूल्स होते हैं दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। जो वहाँ पे लोग रहते हैं कंट्री में, उन सभी के द्वारा वो एक्सेप्टेड होते हैं जो रिटर्न रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल, सिटीजनशिप लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है जो उस कंट्री के पीपल होते हैं, सिटीजन्स होते हैं उनके, और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है। नीड, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो नीड है वो क्यों पड़ी। तो कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री in which citizens aspire to live. For example, Indian Constitution lays down India to be a sovereign, socialist, secular and democratic republic। तो ये बताता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करता है आइडियल्स को, बताता है कि हमारी कंट्री किस प्रकार की कंट्री है। तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो एक सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, क्यों पड़ी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। पीपल्स की जो एस्पिरेशंस हैं उनको एक्सप्रेस करता है अबाउट सर्टेन, अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, एक अच्छा हेल्दी समाज के लिए। इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ फॉर स्मूथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डाइवर्स मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये कुछ रूल्स प्रोवाइड करती है जो साथ में कोऑर्डिनेशन रहे। जो हमारी कंट्री डाइवर्स कंट्री है, या कोई भी कंट्री डाइवर्स कंट्री है, तो उसके जो मेंबर्स हैं, सोसाइटी के, समाज में जो मेंबर्स हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ रहें। तो वो रूल्स थोड़ा सा प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड जो पॉइंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, राजनीतिक जो सिस्टम होता है, वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय किंग। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है इन्होंने नेपाल का, तो यहाँ पे जो रूल करते थे वो किंग के द्वारा रूल होता था, एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके कुछ जो मिनिस्टर्स होते थे, काउंसिल्स होती थी मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है। और एक आज थोड़ी तबीयत खराब है बट कोई नहीं। नेक्स्ट,
हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी? नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज विच ऑर्गन्स हैव व्हाट पावर सो दैट देयर इज़ नो एनक्रोचमेंट ऑन ईच अदर्स पावर। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनकी क्या पावर्स हैं, ताकि वो एक दूसरे की पावर को एनक्रोच ना कर सकें, एक दूसरे के डोमेन में ना घुस सकें। तो वहाँ पे पावर्स भी डिफाइन की गई हैं। Constitution lays down rules that check any misuse of authority by any of the three organs of the government, legislature, executive and judiciary। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इन रूल्स को भी डिफाइन करता है कि कोई एक दूसरे की पावर्स को ब्रीच ना करे या फिर कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। जो भी अथॉरिटी है जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों अथॉरिटी में से कोई भी पावर्स का मिसयूज़ ना कर सके, वो सारे रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक मुझे जूम कर लेना चाहिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अभी हम कर लेंगे। ठीक है भाई, समझ आ रहा है सभी को? बाकी आप जो है कमेंट सेक्शन में थम्स अप ज़रूर लिखें कि सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, आप लोगों की जो है देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। जो पॉलिटी है तो समझ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक साथ जो है एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप अगर समझोगे नहीं, रटोगे, तो फिर एग्ज़ाम में भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कोई भी चीज़ होती है तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ती है, किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कुछ ना कुछ होगा, हमें डिफाइन करती है वो चीज़ कि इस चीज़ के अंदर ये है। ठीक है, जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके कवर पेज पे कुछ ना कुछ लिखा होता है, क्यों पढ़ना है, कुछ तो मोटो होगा उस चीज़ का। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें भाई किस लिए पड़ती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, बट डायरेक्टली ऐसे कोई एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दे रखा है, कई बार स्टेटमेंट फॉर्म में एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में कई बार स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेंगे। हाँ, बट एसएससी या आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, इन सब में जो है क्वेश्चंस जो आते हैं वो वन लाइनर फॉर्म में आते हैं मोस्टली। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेता है, तो उसके लिए भी हम रेडी रहेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो चेक्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स that are inviolable under normal conditions. The government cannot take arbitrary and unreasonable decisions। तो कॉन्स्टिट्यूशन चेक करता रहता है पावर्स गवर्नमेंट को और सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, जो कि आर्बिट्ररी डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट कोई अगर आर्बिट्ररी डिसीजंस लेता है, अनरीजनेबल डिसीजंस लेता है, तो उन पे चेक एंड बैलेंस करता है कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो स्टेट पर भी लिमिट लगा के रखता है कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution also checks the majoritarianism in a diverse society by providing special rights to the minority group। The Constitution also checks the majoritarian in a diverse society by providing special rights to the minority groups। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल राइट्स भी दिए जाते हैं माइनॉरिटी जो ग्रुप्स होते हैं, माइनॉरिटी में जो पीपल्स होते हैं उनके लिए भी स्पेशल राइट्स तो दिए जाते हैं, ताकि इक्वालिटी बरकरार रह सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी? इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ठीक है, ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं, उनके साथ जो है डाइवर्स कंट्री है, तो डाइवर्स कंट्री में जो लोग हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, ट्रस्ट रहे। ठीक है, दिस एंश्योर्स दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट excluded from mainstream society and have access to what is available to the majority। तो इसका काम है, ये इंश्योर करता है माइनॉरिटीज़ हैं वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग ना रहें, जो भी अवेलेबल है मेजोरिटी के लिए वो माइनॉरिटी के लिए भी एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम आर सेल्व्स एज ऑफन वी माइट टेक सर्टेन डिसीजंस विच आर हार्मफुल टू us as well as to others। For example, reasonable restrictions imposed along with fundamental rights is to restrict us from taking any hasty decisions। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स देख लेते हैं, कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना। देखिए, हमने इससे पहले देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमें क्यों पड़ी, यहाँ पे हमने डिफाइन किया 8-10 पॉइंट्स में। तो 8-10 पॉइंट्स में से कुछ भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे उसकी ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो इसके बाद अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे बना। ठीक है,
क्या क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें जानेंगे इस जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट covenant convened in 1948 to draft the Indian Constitution. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले that convened in 1948 to draft the Indian Constitution. Prior to the Constituent Assembly that convened in 1948 to draft the Indian Constitution, the fundamental laws of India was mostly enshrined in statute enacted by the British Parliament. तो जो लॉ थे, फंडामेंटल लॉ थे, तो वो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनी थी, ठीक है, उससे पहले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो लॉ थे, फंडामेंटल लॉ, वो उनसे ही वही लॉ थे इंडिया में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड एक्ट ऑफ 1935 वर प्रोमिनेंट अमॉन्ग दैम। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं उसे, और जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो आया था, उसके अकॉर्डिंग ही जितने भी लॉ थे उनके अकॉर्डिंग ही कंट्री रन करती थी, ठीक है। तो उसके बाद वर प्रोमिनेंट अमंग दैम इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और कुछ अदर लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, ठीक है, और इंडिया के लिए। 1931 at Karachi session of the Indian National Congress, it was decided that universal adult franchise, the right to freedom and equality, and protecting the rights of minorities will be included in the Constitution of Independent India. तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1934 इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेजेंटेड द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। तो 1934 में ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेजेंटेड द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के सामने। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेवलप्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन वेरियस फेजेस एज फॉलोज। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे डेवलप किया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देख लेते हैं। तो इन 1946 ब्रिटिश डिसाइडेड टू एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। एज अ रिजल्ट ब्रिटिश कैबिनेट मिशन वॉज डिस्पैच टू इंडिया। तो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन आया था भाई 1946 में। होल्ड डिसीजंस विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया and the Indian states in order to agree on the framework for writing a constitution. Set up a constituent body and an executive council. After this mission, negotiations took place afterward, and the Constituent Assembly was indirectly elected by the provincial legislatures comprising 278 representatives and 15 women by the method of proportional representation with the single transferable vote. तो मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कैसे इलेक्ट किए गए ये आपको बता रखा है इस पॉइंट में। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इनटू फोर्स इन 1946। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद एंड मैनी मोर सुप्रीम लीडर्स ऑफ द कंट्री। ऑन 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस। ये जरूर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज लीडर लेटर अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। टेम्पररी चेयरमैन भी बने थे, वो आपको मैं बता देता हूँ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी बेसिस पे प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था, अपॉइंट किया गया था एज अ चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ईच प्रोविंस and each princely state or group of states were allotted seats proportional to their respective population। तो जो प्रोविंसेस थी और प्रिंसली स्टेट्स से उनमें जो प्रपोर्शन था जो पॉपुलेशन का, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे सीट अलोकेट की गई थी। 292 मेंबर्स वर इलेक्टेड फ्रॉम रफली इन द रेशियो ऑफ 1 सीट फॉर 1 लाख। तो 10 लाख के लिए 1 सीट थी, 1 लाख नहीं है, 10 लाख के लिए 1 सीट थी। The provinces that were under direct British rule, while the princely states were allotted a minimum of 93 seats. Next जो point है, assembly consisted of 389 members
रिप्रेजेंटिंग प्रोविंसेस 292 मेंबर्स, स्टेट्स जो थे 93 एंड द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस 3 थे और एंड बलूचिस्तान 1. The strength of assembly was reduced to 299 following the withdrawal of Muslim League members after the partition of the country. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द सीट्स इन ईच प्रोविंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द थ्री मेन कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख एंड जनरल इन proportion to latter to their respective populations. आगे देखते हैं क्या दे रखा है. तो यहाँ पे पार्टीज, नेक्स्ट पॉइंट है जो parties represented in the constituent assembly were the Congress party, which had a majority, Muslim League, Scheduled Caste Federation, and the Indian Communist Party and the Union Party. Next point है the constituent assembly met for the first time in December 1946 and by November 1949 the draft constitution was approved. Next point है the constitution came into effect in January 1950 and the constituent assembly was transformed into a provisional parliament. Framing of new constitution 1947 to 1950. So constituent assembly set up 3 committees for the framing of the constitution. On the basis of the report of these committees, a draft of the constitution was prepared by 7-member drafting committee under the chairmanship of भीमराव अंबेडकर. तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड इन जनवरी 1948. On 26 November 1949, a constitution of India was passed and adopted by the Constituent Assembly. Finally, Constitution of India came into force on 26th January 1950. Important committees of the Constituent Assembly and their chairman. तो कुछ कमेटीज़ बनी थी जो मेजर कमेटीज़ थी, उनके बारे में देख लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, जिनका योगदान था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में. तो कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी में, और आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम अब आ रहा है, सीएचएसएल के लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो देखिए डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो कमेटीज़ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इन कमेटीज़ का और इनके चेयरमैन का. तो कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, तो इसके चेयरमैन कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. स्टीयरिंग कमेटी, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो तीनों जो कमेटीज़ हैं इनके जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. क्रेडेंशियल कमेटी, और इसके जो चेयरमैन थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर. हाउस कमेटी बी पताबी सीतारमैया. ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, तो इसके चेयरमैन थे के एम मुंशी. एड हॉक कमेटी ऑन दी नेशनल फ्लैग, तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. कमेटी ऑन दी फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके जो चेयरमैन थे जीवी मावलंकर. स्टेट कमेटी, चेयरमैन वॉज जवाहरलाल नेहरू. एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़, तो इसके चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल. माइनॉरिटीज़ सब कमेटी, तो इसके चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी. फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे जे.बी. कृपलानी. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, तो इसके चेयरमैन थे गोपीनाथ बरदोली. Excluded and partially excluded area other than those in Assam subcommittee was इसके चेयरमैन थे A.V. ठक्कर. यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो जवाहरलाल नेहरू. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दे रखा है. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगी. काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसे मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं. कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बाकी आपको नहीं परचेज़ करनी है, नहीं कुछ करना है, तो यहाँ से आप कंप्लीट बुक पढ़ सकते हैं. टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है, आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर. नेक्स्ट है प्रोसीजर अडॉप्टेड इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वर्कड इन अ सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसेंसस, जो कंसेंसुअल मैनर के अकॉर्डिंग ही जो है वर्क करती थी, सिस्टमेटिक और ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर पे. फर्स्ट
Some basic principles were decided and agreed upon. Then a drafting committee prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of thought, rounds of thorough discussion took place on the draft constitution, clause by clause. Then, next point, the member of the assembly placed a great emphasis on discussion and reasoned argument. They did not simply advance their own interest but gave principled reasons to the other members for their positions. Next point, the Constituent Assembly worked through the mechanism of committees. The Constituent Assembly had 8 major committees on different subjects. Usually, Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Patel, and B.R. Ambedkar chaired these committees. Each committee usually drafted particular provisions of the constitution, which were then subjected to debate by the entire assembly. Usually, an attempt was made to reach a consensus with the belief that provision agreed by all would not be determinantal to any particular interest. Next point है the assembly met for 166 days spread over 2 years 11 month 18 days. Its session were open to the press and the public. अब यहाँ पे इसके बाद है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देख लेते हैं। तो ऑन 29th August 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर to prepare a draft for constitution of India. Thus, B.R. Ambedkar is rightly regarded as the father of Indian Constitution, father of Constitution of India. While deliberating upon the draft constitution, the assembly moved, discussed, and disposed of as many as 2473 amendments out of total of 7653 tabled amendments. अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946 was introduced by Jawaharlal Nehru in the very first session of the Constituent Assembly. Basically, these resolutions were the aspirations of the people who were making the constitutions. तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब आया था? तो 1946 में किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, प्रिंसिपल आउटलाइंड इन दी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो प्रिंसिपल्स थे, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स थे? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम्बोडाइड द ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेस्ड इन दिस रिजोल्यूशन। द आइडियल्स प्रिंसिपल्स embodied in the objective resolution are reflected in the preamble of the constitution. तो आइडियल्स प्रिंसिपल्स जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में थे, रिजोल्यूशन में दे रखे थे, वो रिफ्लेक्ट करते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो हमारा प्रियम्बल है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उससे ही इंस्पायर होकर जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दे रखे हैं प्रिंसिपल्स और आइडियल्स जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो दिया था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसके अलावा द मेन आइडियल्स प्रिंसिपल्स आउटलाइंड इन द रिजोल्यूशन। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था उसके आइडियल्स और प्रिंसिपल्स क्या थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक एंड टू ड्रा अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल विल गेट guarantee about justice, equality, and liberty. Adequate safeguards shall be provided for minorities, backward, and depressed. Next point, whereby shall be maintained the integrity of the territory of the republic. The state will contribute to the promotion of world peace and the welfare of mankind. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर 2 years, 11 months and 18 days, around 3 years. नेक्स्ट पॉइंट है एवरी डिबेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज रिकॉर्डेड एंड
preserved in 12 sections. नेक्स्ट जो पॉइंट है, द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वॉज completed on 26 November 1949 by the Constituent Assembly. 284 members of the Constituent Assembly out of 299 finally signed the Constitution. Every year 26 November is observed as Constitution Day in India since 2015. Timeline of Constituent Assembly. तो सेशंस हैं और उनकी ड्यूरेशन दे रखी है। तो फर्स्ट सेशन वाज 9 to 23 December 1946. सेकंड सेशन वर हेल्ड 20 to 25 January 1947. थर्ड सेशन हेल्ड ऑन 28 April to 2 May 1947. फोर्थ सेशन 14 to 31 July 1947. And fifth session were on 14 to 30 August 1947. Sixth session were on 27 January 1948. Seventh session on 4th November 1948 to 8th January 1949. Eighth session were on 16th May to 16th June 1949. Ninth session were on 30th July to 18th September 1949. 10th session were on 6 to 17 October 1949. And 11th session 14 to 26 November 1949. The assembly met once again on 24th January 1950 when the members appended their signature to the Constitution of India. तो सभी जो members थे, जो present थे, उनके signature हैं। ठीक है, एक बार असेंबली 24 जनवरी को मिली थी, तो तब वहाँ पे सिग्नेचर्स किए गए थे भाई। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में, तो ये भी देख लेते हैं क्या है। तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से देखते हैं जूम करके, कोई बात नहीं। तो पर्सनैलिटीज़ एंड डिस्क्रिप्शन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में, ही वॉज बॉर्न इन 1884 to 1963 इन बिहार। तो इनका जो टाइम पीरियड है 1884 से 1963 तक इन बिहार। ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है प्रेसिडेंट रहे थे। ही वॉज अ लॉयर नोन फॉर हिज रोल इन चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह में इनका काफ़ी योगदान था। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फॉर द 3 times, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे 3 बार। पोस्ट इंडिपेंडेंस ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पहले प्रेसिडेंट रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद तो है वल्लभ भाई पटेल, तो इनका जन्म जो हुआ था 1875 से 1950 तक इनका जो कार्यकाल था, ठीक है, 1875 से 1950, ठीक है, टाइम पीरियड। तो इन गुजरात, तो इनका जो जन्म है वो गुजरात में हुआ था। ही वॉज मिनिस्टर ऑफ होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट, तो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी उसमें ये होम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे थे। ही वॉज अ लॉयर एंड लीडर ऑफ बरदौली पीजेंट सत्याग्रह, ये लॉयर थे और बरदौली जो सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, उसमें इनका काफ़ी योगदान था। ही प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, और इनका काफ़ी योगदान रहा है इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके इंटीग्रेशन में। पोस्ट इंडिपेंडेंस ही वॉज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था जब, उसके बाद ये पहले जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है भाई, अब्दुल खान आज़ाद, तो इनका जो जन्म है वो सऊदी अरेबिया में हुआ था, और इनका जो टाइम पीरियड है 1880 to 1958। ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट, ऑथर एंड theologian. He was a scholar of Arabic. He was Congress leader active in national movement. He also opposed Muslim separatist policy. Post independence, he was the education minister in the first Union cabinet. T.T. Krishnamachari, he was born in 1899 to 1974 in Tamil Nadu. He was a member of the drafting committee. He was an entrepreneur and Congress leader. Post independence, he was the finance minister of the यूनियन कैबिनेट। आगे देखते हैं, तो अब आते हैं एच सी मुखर्जी, तो इनके बारे में देखते हैं।
तो एच सी मुखर्जी ही वॉज बोर्न इन बंगाल। तो इनका जो टाइम पीरियड है 1887 टू 1956। He was the vice chairman of the Constituent Assembly. He was a reputed author and educationist and Congress leader. He was also a member of All India Christian Council and Bengal Legislative Assembly. Post independence, he was the governor of West Bengal. बलदेव सिंह, इनका जो जन्म है वो हरियाणा में हुआ था और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1901 से और 1961। He was 1901 से 1961. He was a successful entrepreneur and leader of the Pathetic Panthic Akali Party in the Punjab Assembly. A nominee of Congress in the Constituent Assembly, and post-independence he was the defense minister in the Union Cabinet. भीमराव जी अम्बेडकर, इनका जन्म जो हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था और जो टाइम पीरियड है 1891 से 1956। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। He was a social revolutionary thinker and agitator against caste division and caste-based inequalities. He was the law minister in the first cabinet of post-independence India. He was the founder of Republican Party of India. Jawaharlal Nehru, he was born in Uttar Pradesh and 1889 to 1964. इनका जो टाइम पीरियड था, he was the prime minister of interim government. He was a lawyer and Congress leader. He was an advocate of socialism, democracy, and anti-imperialism. Post independence, he was the first prime minister of India. नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो सरोजनी नायडू, ही वॉज बोर्न इन हैदराबाद और जो टाइम पीरियड है 1879 टू 1949। ही वॉज अ प्रोपेनेंट ऑफ सिविल राइट्स, वुमेन्स एंड इमेंसिपेशन एंड एंटी इम्पीरियलिस्ट आइडियाज़। She is also known as Nightingale of India. She was the India's first woman governor. दैन उसके बाद है दुर्गावती देशमुख। सी वॉज बोर्न इन आंध्र प्रदेश और इनका जो टाइम पीरियड है 1909 टू 1981। सी वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। सी वॉज अवार्डेड विद पद्म विभूषण। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ही वॉज बोर्न इन कोलकाता। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1901 टू 1953। He served as the Minister for Industry and Supply in Jawaharlal Nehru's cabinet. He founded the Bharatiya Janasangh 1951. Next है Somnath Lahiri. He was born in West Bengal. Time period was 1901 to 1984. He was the sole communist member in Constituent Assembly in 1946. He was the editor of Savadhinta, a daily left यूजिंग पॉलिटिकल मैगजीन। नेक्स्ट जो हैं जयपाल सिंह, ही वॉज बोर्न इन झारखंड। टाइम पीरियड वॉज 1903 टू 1970। ही रिप्रेजेंटेड द ट्राइबल पीपल इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ही वॉज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम विच वॉन गोल्ड मेडल इन 1928 समर ओलंपिक्स एट एम्स्टर्डम। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा स्टार्ट होगा थर्ड चैप्टर, जो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी आपको क्लास कैसी लगी अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं। बाकी आप लोगों से अनुरोध है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो यूट्यूब के एल्गोरिदम में ऊपर आ जाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच हो। हम सब मिलकर इस फैमिली को बड़ा करेंगे। आप लोगों का जो योगदान है वो भी ज़रूरी है, और आपके बिना तो हम कुछ नहीं है भाई, ये बिल्कुल सत्य है। और आप लोगों से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आप ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों का फ़ायदा हो सके, ठीक है, जो बुक परचेज़ नहीं करना चाहते या जो जिनकी पॉलिटी में थोड़ी कमज़ोरी है, या फिर जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो आजकल नेट सभी के पास एक्सेसिबल है, तो आप इस बात का ध्यान रखें और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। और एक बात और जो मैं कहना भूल गया हूँ, तो देखिए भाई, ग्रुप डी के जो आपका 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सभी कराऊंगा। तो जो भी बच्चे ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आने वाली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उस सीरीज़ को मैं चला रहा हूँ, प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो बच्चे CHSL SSC का CHSL देंगे
उनके लिए भी अभी एक अनाउंसमेंट है, तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्री और मेंस में CHSL के, वो सभी करा दूंगा मैं पिछले 5 साल के, ठीक है। तो आपको देखिए हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में कुछ चेंज तो होने वाला है नहीं, तो क्वेश्चंस तो एग्जामिनर कितना भी घुमा ले, लैंग्वेज टेस्ट कर ले, स्टेटमेंट फॉर्म में दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम UPSC लेवल तक के क्वेश्चंस कर लेंगे अगर ऐसा रहा तो, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, गुड बाय।